वीडियो में मैंने और सूद सर ने बात किया था कि जो सरप्राइज अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा, क्या उसी तरीके का अटैक हमारे इंडिया पर भी हो सकता है? और इसी के बारे में और ज्यादा विस्तार से और ज्यादा इलैबोरेट तरीके से बात करने के लिए मैंने सूद सर को चर्चा के लिए इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये जो सरप्राइज अटैक था, जो कि जैसे लास्ट वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया को जिसने एक खुद सरप्राइज कर दिया था, उस तरीके का सरप्राइज अटैक क्या चाइना से या पाकिस्तान से हम इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक्सपेक्ट तो जरूर कर सकते हैं। देखा जाए तो 26/11 देखा जाए तो आपका देखिए 1971 में पाकिस्तान ने सरप्राइज अटैक किया था, जबकि इंडिया को पता था, वो फेल हो गया। और 62 में चाइना ने भी इंडिया पे अटैक किया था, लेकिन वो कोई सरप्राइज नहीं था, वो हमारा फेलियर था, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की उस तरफ। और तीसरी तरफ हम बात करते हैं कि 65 का बार भी हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया की धज्जियां उड़ा देंगे, वहां पे दिल्ली पहुंच जाएंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमने उनको टोटली डिफीट कर दिया। 1999 में भी पाकिस्तान की तरफ से कारगिल अटैक हुआ था। कुछ लोग कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था और कुछ लोग कहते हैं सरप्राइज अटैक था। ना तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ना ये सरप्राइज अटैक था। इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की थी और हमें सारा कुछ पता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी या हमारी एजेंसीज थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रॉ ने जरूर खबर दी, लेकिन जो एनएसए बैठे थे उस टाइम पे या अटल बिहारी वाजपेयी के जो एडवाइजर थे सिक्योरिटी के, उन्होंने इसके ऊपर जानबूझ के कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, इस पे अलग से बात करेंगे, क्यों एक्शन नहीं लिया, क्या कुछ हुआ और बहुत सी चीजें हुई। तो पहले पाकिस्तान हमारी कंट्री के अंदर घुसा रहता था। आप देखिए यहाँ पे 26/11 हुआ, वो भी सरप्राइज था। आपकी कंट्री के अंदर घुस करके आपके लोगों को मार के कम से कम 160 के करीब लोगों को मार दिया था पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई, वो इसलिए हुई कि हमारी गवर्नमेंट वीक थी, हमारा सिस्टम वीक था और हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। 2 दिन तक उनके मिलिटेंट यहाँ घूमते रहे, किसी ने उनको मारा नहीं, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया उनको करने का, अटैक करने का। और जब 1984 का 1999 का अटैक हुआ था, यानी कि हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था, वहां पे भी हमारी एजेंसीज बैठी रही, ना तो इंटेलिजेंस ना किसी ने कोई डायरेक्शन दी कि इस प्लेन को इंडिया के अंदर रोक लो। और जो फेलियर थे उस टाइम पे, वो माना जाता है कि डेलिबरेट फेलियर थे, या डेलिबरेट फेलियर थे या जानबूझ के काम किए गए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, और टोटल नेग्लिजेंस थी हमारे सिस्टम की। लेकिन इस टाइम पे अगर यहाँ पे पीएम मोदी रहते हैं तो कोई भी ऐसा सरप्राइज अटैक नहीं हो सकता। जरूर इन्होंने पठानकोट अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक था, छोटा अटैक था, हमें पता था, लेकिन हमारे जो वहां पे लोग बैठे थे पठानकोट के अंदर, उनको इंफॉर्मेशन दी गई रॉ के द्वारा, उन्होंने इसको बड़ा लाइटली ले लिया, जिसकी वजह से वो अटैक हुआ। अदरवाइज यहाँ पे 7 लोग मारे गए, वो भी न मारे जाते। और जब उरी अटैक हुआ तो सेम बात थी, उरी अटैक की भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो लोकल कमांडर थे उनकी गलती की वजह से वहां पे 18 या 20 लोगों की डेथ हो गई थी, उनको भी रिटायर कर दिया गया आर्मी से। और जो पुलवामा था, यहाँ पे जरूर कुछ चूक हुई, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हर एक टाइम तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन हमने उसको रिबाउंड किया। उसके ऊपर हमने जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान से पूरा बदला ले लिया। 40 के बदले हमने उनके 300 मिलिटेंट को मार दिया था। जरूर हमें लॉस हुआ। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है, वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान हमको इतना बड़ा सरप्राइज नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। एक जैसे इजराइल इस टाइम पे टोटली ओवर कॉन्फिडेंट था, और साथ में इजराइल अपना जो डिफेंस सिस्टम था उस पर उसको बहुत भरोसा था, साथ में उसको अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा था, लेकिन वहां पे मैनुअल इंटेलिजेंस की कमी थी। और इजराइल छोटी कंट्री है, इसलिए उनके मिलिटेंट एक जगह में घुस करके वहां पे लोगों को मार गए। लेकिन हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बड़ा साइज है, तो पाकिस्तान अगर कोई मिस एडवेंचर करता है तो वो जरूर कर पाएगा, लेकिन उसका बदला इमीडिएटली लिया जाएगा और पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो जाएगा। और इस टाइप का जो अटैक इजराइल के अंदर हुआ है, मैं सोचता हूं कि वो पाकिस्तान कभी कर नहीं पाएगा, ना चाइना कर पाएगा। चाइना ने हमारे बॉर्डर, क्योंकि चाइना को भी तैयारी करनी पड़ेगी या पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ेगी ऐसे अटैक करने के लिए लार्ज स्केल पे। और जो पाकिस्तान के जो हिमास की तरफ अटैक किया गया, वो उनके मिलिटेंट ग्रुप की तरफ किया गया, किसी कंट्री के द्वारा नहीं किया गया। हमारे यहाँ मिलिटेंट आते रहते थे, इंडिया के अंदर अटैक करके चले जाते थे, कहीं इंडिया में किसी पार्ट के अंदर। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद ये सारे अटैक खत्म हो गए, सिर्फ कश्मीर में रह गए, और कश्मीर से भी वो खत्म हो गए।
अब पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट है वो मारे जाते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि इस टाइप का सरप्राइज पाकिस्तान कभी भी इंडिया को दे पाएगा। जो देना था दे दिया। अब पाकिस्तान का जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है और हमारे पास पूरी तैयारी है पाकिस्तान को चैलेंज करने की, पाकिस्तान को टारगेट करने की, पाकिस्तान को पूरे तरीके से बर्बाद करने की। बिल्कुल सही है सर। हमारे यहाँ पे जो जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उसके बाद में हमारे जो पप्पू हैं, हमारे जो राहुल गांधी हैं, वो कहीं पे सुना था कि वो पार्टी कर रहे थे गुड़गांव के पास, शायद कोई फार्म हाउस है वहां पे। लेकिन ऐसे लोगों के रहते हुए मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान सेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, मोदी जी की वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सेफ्टी तो है ही है। और इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे लेसन तो जरूर ही सीखा होगा हमारी गवर्नमेंट ने। हाँ देखो, इसके ऊपर बड़े लेसन है। पहली बात लेसन है कि डिफेंस सिस्टम, हमने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया और 3 सिस्टम हमको डिलीवर हो गए हैं, लेकिन अब लगता है कि ये जो 2 और सिस्टम मिलने वो सफिशिएंट नहीं है। तो इंडिया ने अपने आप यहाँ पे S-400 का मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर वो सिस्टम तैयार हो जाएगा और अब इंडिया को सिर्फ 5 S-400 सिस्टम की जरूरत नहीं है, हमको कम से कम 10 या 15 सिस्टम की जरूरत है। साथ ही इंडिया ने इजराइल से आयरन डोम सिस्टम लिया था, उन्होंने 2 सिस्टम हमारे यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे। जब हमारा चाइना से फेस ऑफ चल रहा था, हमारा अपना लोकल पृथ्वी सिस्टम है और हम लगता है कि और ज्यादा सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि हम किसी भी टाइप का अगर मिसाइल अटैक होता है इंडिया के ऊपर तो उसको रोक सके। क्योंकि जो मिसाइल अटैक किया जाता है उसके अंदर जो मिसाइल होती है वो सस्ती होती है और जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके अंदर जो मिसाइलें काफी महंगी होती है, उसके कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि हमको जरूरत है इस टाइम पे कम से कम 20 S-400 सिस्टम की, क्योंकि साथ में हमको दूसरे सिस्टम की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक होगा तो हो सकता है कि जो ड्रोन के द्वारा किया जाए, और ड्रोन हजारों की तादाद में इंडिया के अंदर भेजे जा सकते हैं। इसके लिए हमारी जो BSF है उनको गन्स दी गई है ताकि किसी ड्रोन अगर इंडिया के अंदर एंटर होता है उसको गिरा सके। मुझे लगता है कि हमको जरूरत है यहाँ पे हजारों सिस्टम प्रोवाइड करने की। साथ में हमने अपनी कंट्री के अंदर ड्रोन को रोकने के लिए एक इंद्रजाल सिस्टम बना के रखा है, DRDO ने डेवलप किया। और इंद्रजाल सिस्टम ये भी हमें बहुत से नंबर पे लगाना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई यहाँ पे ड्रोन फेंके जाते हैं। और दूसरी तरफ हमको और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, यानी जैसे IIT के लोग वो इस टाइम पे और ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम या ड्रोन को पकड़ने का सिस्टम या आइडेंटिफाई करने का सिस्टम। क्योंकि अगर कोई ड्रोन से अटैक किया जाता है तो उसका अटैक आप किसी भी तरीके से आपका जो मिसाइल सिस्टम उससे नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रोन की जो कॉस्ट होती है कुछ 1000 रुपीज होती है और जो आपका मिसाइल सिस्टम होता है या उसके अंदर जो मिसाइल लगी होती है उनकी जो कॉस्ट है करोड़ रुपए की होती है, कई करोड़ रुपए की होती है। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ड्रोन के लिए ड्रोन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे को क्या है कि हमने बहुत तैयारी कर दी है। 156 नए हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर कर रही है इंडिजिनियसली, क्योंकि अगर हम बाहर से चीज लाते हैं तो उसके लिए हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, एमुनिशन की जरूरत पड़ सकती है। साथ में 100 तेजा मार्क 1A एयरक्राफ्ट वो आर्मी प्रिक्योर कर रही है। साथ में इंडियन आर्मी जो प्रिक्योर कर रही है MQ-9 ड्रोन वो US से ले रही है और इसकी डील फरवरी या जनवरी के अंदर साइन हो जाएगी। और साथ में 2 लाख करोड़ हमारी नेवी स्पेंड कर रही है अपने वारशिप्स परचेज करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। और 68 वारशिप इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं इस टाइम पे। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास है और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की अप्रूवल दे दी है 40,000 करोड़ से। और इंडिया इस टाइम पे, इंडिया के जो फ्रेंच की जो टीम है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, उनके जो टॉप के लीडर्स या उनके टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं और इंडिया परचेज कर रहा है, कोशिश करने की 26 एयरक्राफ्ट फ्रांस से लेने के लिए अपने नेवल जो सेकंड हमारा नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है। और साथ में इंडियन एयरफोर्स ने 3 लाख करोड़ खर्च करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे डिफेंस सिस्टम प्रिक्योर करने के लिए, एयरक्राफ्ट प्रिक्योर करने के लिए, हेलीकॉप्टर प्रिक्योर करने के लिए और बहुत सी चीजें प्रिक्योर करने के लिए। तो हमारी तरफ पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और एक और तैयारी हम की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 509 BOPs यानी कि एडवांस्ड बॉर्डर पोस्ट जो सेंसिटिव एरियाज है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश की जा रही है। और ये BOPs होंगी, यहाँ पे ऑफिस होगा, कंप्यूटर होगा, साथ में यहाँ पे पूरा सिस्टम लगाया जाएगा सिक्योरिटी का, साथ में यहाँ पे पूरे लोग होंगे, साथ में टॉयलेट बनाए जाएंगे, ऑफिस होगा और साथ में यहाँ पे बंकर बनाई जाएगी कि अगर उनके ऊपर अटैक करता है
तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ये तैयारी की जा रही है। और इंडिया दूसरी तरफ जो हमारा एक और बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, वहां पे स्मार्ट फेंसिंग बनाई जा रही है। स्मार्ट फेंसिंग का मतलब है कि जो वहां पे लोग एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कुकीज आए थे मणिपुर के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे पूरे तरीके से आर्मी डिप्लॉय की जा रही है। साथ में यहाँ पे इंटेलिजेंस के यूनिट्स उनको डिप्लॉय किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इंडिया तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है किसी भी एवेंचुअलिटी से डील करने के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ वो लगता है 1400 किलोमीटर का। हमको जबकि म्यांमार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा है जो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको चाइना सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और पूरी तैयारी करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमको शायद 2 या 3 साल के अंदर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी हम बैठेंगे तो नहीं, हमको और भी आगे तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत तसल्ली मिलती है सर, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी मुझे ना मैंने कभी पढ़ा, ना मैंने कहीं पे देखा कि इतने वास्ट स्केल पर हमारी कंट्री जो है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, क्या क्या चीजें वो डेवलप कर रही है अपनी कंट्री में, जिसको नहीं तो हर बार ये होता था। जी जी। एक और चीज है, हमारा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है पाकिस्तान से और चाइना से, और साथ में हमारा जो बॉर्डर वो पाकिस्तान से लगता है हमारा 3223 किलोमीटर का, और शायद चाइना से लगता है 3000 प्लस किलोमीटर का। हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर का, म्यांमार से 1400 किलोमीटर का, और हमारा जो सी कोस्ट है वो है 7516 किलोमीटर का। वहां भी तैयारी चल रही है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस है और वहां पे हमारे जो शिप्स है वो खड़े रहेंगे, ताकि अगर कोई शिप चाइना की तरफ से आता है उसको रोका जा सके। उसके बाद हमारा जो लक्षद्वीप है वहां पे हमने नई बेस बना ली है, ताकि अगर कोई चाइनीज शिप उस तरफ से आता है तो उसको भी चेक किया जाए। साथ में कर्नाटका के कारावार नेवल बेस वो स्ट्रेंथन की जा रही है, उसके ऊपर 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है और पैसा खर्च किया जा रहा है, ताकि हम पूरे तरीके से सेफ हो सके। साथ में पूरे कोस्ट लाइन के साथ साथ एक रेलवे ट्रैक डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी आर्मी या बाकी लोगों या नेवी या बाकी पुलिस को पूरे मूवमेंट के लिए वो रहे, तैयारी रहे, मूव कर सके। और साथ में जो हमारे बैकयार्ड पे हैं, यानी कि सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस, यहाँ पे रडार लगा दिए गए हैं। अगर कोई शिप आता है किसी भी तरफ से तो उसको आइडेंटिफाई करके उसकी फोटो भेजी जाती है। गुड़गांव के अंदर सेंटर है वहां पे, और दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर भी 10 रडार सिस्टम लगा दिए गए हैं, और वो भी जो कोई शिप वहां पे पास करता है उसकी फोटो भेज देते हैं। तो हमने देखा जाए तो बहुत हद तक तैयारी कर रखी है, और इंडिया अपने आप ड्रोन बना रहा है, ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रहा है, एंटी ड्रोन मिसाइल्स तैयार कर रहा है, और बहुत सी चीजों की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप जितनी भी तैयारी करोगे इनसफिशिएंट है, कोई भी चीज आपको फुल प्रूफ नहीं मिलेगी। लेकिन तैयारी है तो हम ऐसी चीजों को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ उम्मीद ये करते हैं कि कल यहाँ पे कोई कांग्रेस जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग या अखिलेश यादव जैसे लोग ना आ जाए जो करी कराई जो हमारी मेहनत है उसको बर्बाद करते हैं। क्योंकि सर वही चीज है ना कि दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन है वो मुझे लगता है कि वो जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, ममता दीदी है, ये सब लोग वो लोग हैं जो कि अपने स्वतः सुखाए के लिए सिर्फ इस कंट्री में रह रहे हैं, नहीं तो उनको इस भारत देश से कोई भी मतलब नहीं है। और अगर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी वापस आते हैं या आने की कोई उम्मीद अगर होती है तो इंडिया इज अ गॉन केस, दैट केस। बट जो चीजें आपने मुझे बताई हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो अब जनता है बहुत सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा समझदार भी हो गई और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी हो गई है। तो जो चीजें आपने बताई मुझे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, उनको पता लगेगा कि हमारी कंट्री इस समय जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है और किस किस डायरेक्शन में जाकर अपने आप चीजों को मैन्युफैक्चर भी कर रही है। ये आपने बहुत मतलब मुझे बहुत तसल्ली मिली सर, और बहुत अच्छा लगा सुनकर जो आपने अभी इंफॉर्मेशन सारी शेयर किया है। और आई एम श्योर सब लोगों को भी ऐसा ही लगेगा जैसे मुझे फील हो रहा है। आई एम फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। और हाँ, बट ये कि हम आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, मगर आज की डेट में आई फील सिक्योर, आई फील हिंदुस्तानी हूँ और अच्छा लगता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच सर ये सारी चीजों को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।